गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास बेटा हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे से रिलेटेड अब नया चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक हट भी जाएंगे, ठीक है, वो देखेंगे बाद में कौन से क्या हटते हैं। अभी तो हम पूरा ही पढ़ेंगे एक साथ। मैग्नेटिज्म देखो, हमने जब स्टार्टिंग करी थी सिलेबस की तो मैंने ऐसा बोला था कि हम चार्ज को 3 तरह से स्टडी करेंगे। पहला चार्ज रेस्ट में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा मैग्नेटिज्म, ऐसा बोला था हमने। और जब चार्ज एक्सेलरेट होता था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलता है, ठीक है ना। तो जब हमारा चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग गया था तो हमने बोला था मैग्नेटिज्म। उस टॉपिक को ही हमने मैग्नेटिज्म बोल दिया था, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वैसे मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। जैसे पिछले पूरे चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया बेटा, पिछले पूरे चैप्टर में ये डिस्कशन था कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, यही कैलकुलेट किया पूरे चैप्टर में हमने। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ही पढ़ा है पूरे चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने मैग्नेट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। इस पूरे चैप्टर में हम ज्यादातर मैग्नेट की ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और एक जनरल मैग्नेट लेके चलेंगे, बार मैग्नेट, जिसके बारे में बताऊंगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म में तो 2 टाइप के मैग्नेट हम सुनते हैं। लिखवाऊंगा नहीं, केवल सुनना है, पढ़ना है इसको। 2 टाइप के मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेट तो समझते हो ना, जो मैग्नेटिक मटेरियल सपोज आयरन, कोबाल्ट, निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको मैग्नेट बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो 2 टाइप के मैग्नेट बोलते हैं हम। नेचुरल मैग्नेट जो अर्थ में से हमें मिलते हैं, जो नेचुरली हमें अर्थ से मिलते हैं, उनको हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम खुद बनाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग बनाता है, उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। ये भी 2 टाइप के पढ़ेंगे हम, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है ना। परमानेंट जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, या मैं बोलूं जिसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज है ना वो लंबे समय तक रहती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है, उसे हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। और जिसमें टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए होती है, उसको हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। कुछ टाइम के लिए मैग्नेट चाहिए। जैसे एग्जांपल बताता हूं, सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड की एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर मैं सोलेनॉइड की एक्सिस पे एक आयरन रॉड रख दूं कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, तो उसमें मैग्नेट, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड है, आपने मैग्नेटिक फील्ड में एक आयरन रॉड रखी हुई है, कुछ टाइम के लिए रखी है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाती है। अब जैसे मैं उसको यूज करना चाहूं तो कुछ टाइम के लिए वो ऐसा मैग्नेट बिहेव करती है, उसको हम टेम्परेरी मैग्नेट बोल देते हैं, ठीक है ना। हटाते ही उसमें मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है उसकी, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 प्रकार के, 2 टाइप के मैग्नेट पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी, कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, पर प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की बात करेंगे, या बार मैग्नेट लिखो पहले। बार मैग्नेट कैसा होता है? बार मैग्नेट टॉपिक आ गया, बार मैग्नेट, या इसको मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट एक ही होता है, जो रेक्टेंगल शेप का होता है। बार मैग्नेट जनरली आप इस टाइप का देखोगे, रेक्टेंगल शेप का, इस टाइप से, जिसकी कुछ लेंथ होगी, जिसमें 2 पोल होंगे, एक एन पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा, ठीक है, एक एन पोल और एक साउथ पोल। इसको हम बार मैग्नेट बोलेंगे बेटा, जो रेक्टेंगल शेप में होगा, इस टाइप से एक रॉड टाइप में 2 पोल होंगे हमेशा, एन और एस, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। फर्स्ट, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट आपकी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो फर्स्ट देखो, मैं सिखाऊंगा, केवल लिखना नहीं है, आपको सीखना है, या बुक से लिखना चाहो तो बुक से लिख लेना। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, एक्चुअल में एक बार मैग्नेट हो या कोई सा भी मैग्नेट हो, अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट हम उसके पास में लाएंगे तो उसको क्या कर लेती है, वो अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसा जानते हैं, ऐसा सुना है, हमने करा भी एक्सपेरिमेंट, कि एक मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट जो होता है, अगर उनके पोल्स के आसपास अपन मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक निकल, कोबाल्ट, आयरन को पास में लाते हैं तो क्या करता है, वो अट्रैक्शन होता है उनके बीच, वो अट्रैक्ट कर लेती है। ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है बार मैग्नेट की, या कोई भी मैग्नेट हो उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक निकल, कोबाल्ट, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो। दूसरी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मैं लिखवाऊंगा नहीं इसके बारे में, केवल प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि क्या क्या होती है बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब मैग्नेट से, बार मैग्नेट से हम डायरेक्शन का पता कर लेते हैं। जब एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं अपन, बार मैग्नेट को क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं,
इस तरह से आपने इसको लटकाया हुआ है, सपोज ये N, और जब एक बार मैग्नेट को आपने फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, ऐसे लटकाया हुआ है, तो हमेशा बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जियोग्राफिकल, मतलब जिधर नॉर्थ होगा बार मैग्नेट का उधर जियोग्राफिकल नॉर्थ कंसीडर कर लिया जाता है, मानते हैं, और जिधर एस होता है उधर जियोग्राफिकल साउथ मान लेते हैं। तो डायरेक्शन पता करने के लिए भी हम बार मैग्नेट काम में लेते हैं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टिव, मतलब ये डायरेक्शन बताती है हमें कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ और किस डायरेक्शन में साउथ। तो जब हम एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, ठीक है, लटकाएंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। जिधर नॉर्थ होता है उधर नॉर्थ पोल रुकता है, और जिधर साउथ होता है उधर साउथ पोल ऑटोमेटिक रुक जाता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इजी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, ध्यान से सुनो। थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक पोल्स always exist in pair। मतलब बार मैग्नेट को आप कैसे भी तोड़ लो, कि कुछ भी कर लो, ये पोल्स जो है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होंगे, साउथ और नॉर्थ साथ में रहेंगे। जैसे बार मैग्नेट ये था, नॉर्थ और साउथ पोल है, अगर इसको ब्रेक कर लो बीच में से, इसको ब्रेक करके आपने दो मैग्नेट बना लिए, बीच में से तोड़ दिया, तो अब भी इसमें S और N होंगे, ये N तो ये S, अगर ये N है तो ये फिर S। आप कितना ही ब्रेक कर लो, नॉर्थ साउथ पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, चाहे आप इसके कितने ही टुकड़े कर लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी तोड़ लो, नॉर्थ साउथ पोल हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एक बार मैग्नेट से नॉर्थ पोल को अलग कर लिया, लो ये नॉर्थ पोल है, सब पकड़ो इसको, ऐसा नहीं होगा। आप इसके 1000 टुकड़े कर लो, हमेशा पोल्स जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, of a bar magnet। Fourth property, like pole repel or unlike pole attract each other। Fourth property बहुत इजी है, जो like pole होते हैं वो repel करते हैं, like poles repel and unlike pole, like pole repel and unlike pole attract each other। सिंपल सी बात है, नॉर्थ साउथ में रिपल्शन होता है हमेशा, वो रिपल्शन वाला फोर्स लगता है, नॉर्थ साउथ में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ए बार मैग्नेट। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है पोल स्ट्रेंथ इक्वल। एक नया टॉपिक या एक नई चीज आपको सुनने में आई, पोल स्ट्रेंथ, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है अभी समझो। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कही होगी बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस की बात होती है जिनका मैग्नीट्यूड सेम, पोलैरिटी ऑपोजिट, -q +q, बीच की डिस्टेंस ट्वाइस है, उसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो उसके अंदर जो पोल स्ट्रेंथ की बात होगी वो हमेशा इक्वल होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो? फिफ्थ, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जिसको m से डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से, पोल स्ट्रेंथ इक्वल, पोल स्ट्रेंथ इक्वल, ऐसी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, पोल स्ट्रेंथ इक्वल। मतलब जैसे n की मान लो मैंने n पोल है और ये s पोल है, इसकी स्मॉल m तो इसकी माइनस स्मॉल m, नॉर्थ पोल की प्लस में होती है, साउथ पोल की माइनस में होती है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, बीच में से ऐसे ब्रेक कर लिया, तो आपके पास दो मैग्नेट जो थे वो ऐसे थे, अब ये हो गए। मैं आपसे पूछूं, बताओ ये n है और ये s, पोल स्ट्रेंथ m और -m ही लिखोगे, n और ये s प्लस m और -m। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं लेंथ के अक्रॉस ब्रेक करूंगा तो दो मैग्नेट ऐसे, लेंथ उतनी रहेगी, इस तरह से देखोगे आप, ये n और ये s, ये n और ये, अगर आपने इसको लेंथ के अक्रॉस डिवाइड किया तो पोल स्ट्रेंथ इसकी m/2 और उधर वाले की -m/2, m/2 -m/2, इसमें भी m/2 -m/2। क्लियर है? पोल स्ट्रेंथ को हम ऐसे देखेंगे,
क्लियर है? बॉल स्ट्रेंथ इक्वल होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे आगे हम डेफिनेशंस में लिखेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, दो प्रॉपर्टी और है, मैग्नेटिक इंडक्शन और डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंडक्शन, देखो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, जैसे आपने चार्ज इंडक्शन की बात करी थी फर्स्ट चैप्टर में कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर बाय इंडक्शन मेथड भी होता है, वैसे ही अगर मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी? सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, अगर आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन आप रखते थे कुछ टाइम के लिए, तो वो जो आयरन है आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस वो साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा। उसके पास कोई दूसरा सब्सटेंस लाओगे तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, वो साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा। इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मैग्नेट। ठीक है ना? एक्चुअल में क्या होगा कि मैग्नेट के पास में बिना टच करे कोई सब्सटेंस लाके रखा तो कुछ टाइम के बाद उसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो उस पे जाके इंटरसेक्ट होंगी, तो वो एक साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा। और लास्ट आपका है डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको फिनिश करना, जो मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उनको फिनिश करना, मतलब वो सारी चीजें खत्म हो जाए उसके अंदर, वो एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करे, उसको डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन कैसे किया जा सकता है? उसको गर्म करके, हीट करके, हैमरिंग उसको तोड़ के, ठीक है ना, उसको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो इस तरह से हम मैग्नेट की 7 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, आपको किताब से देख के केवल इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेना है, 7 प्रॉपर्टीज के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, उनमें भी कुछ काम की हैं, कुछ वैसे ही याद रखनी है आपको, और बहुत इजी है, ज्यादातर पढ़ी हुई है आपकी। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन related to magnetism. First, magnetic pole and magnetic axis. Magnetic poles, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात करते हो ना, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? एंड मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेटिक एक्सिस। जैसे एक बार मैग्नेट की बात करें तो आपने बार मैग्नेट को ऐसे दिखाया, इसको आपने नॉर्थ पोल बोला, दूसरे को आपने क्या बोला? साउथ पोल। और ये आपकी बेटा एक्सिस होगी। साउथ पोल और नॉर्थ पोल से जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है उसे हम एक्सिस ऑफ मैग्नेट बोलेंगे, एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। ये तो आपकी एक्सिस होगी, और जो एंड्स पे जहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, जैसे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं पास में लाऊं तो पोल्स पे, मतलब इन एंड्स पे जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए इनको हम पोल्स बोलते हैं। एक नॉर्थ पोल, दूसरा हमेशा साउथ पोल, ठीक है। और इन नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उनको एक्सिस ऑफ मैग्नेट बोल देते हैं, ठीक है ना। मैग्नेट की एक्सिस, भाई ऐसे रखा मैग्नेट बार मैग्नेट, तो इसकी एक्सिस हुई है, इसकी इक्वेटोरियल हुई है, तो जनरल बात है। तो फर्स्ट आपको क्लियर होगी मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेटिक एक्सिस, डेफिनेशन बुक से लिखनी है, टेंशन खत्म, ठीक। सेकंड, पोल्स में और एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखो, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए मैग्नेट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए मैग्नेट या बार मैग्नेट। एक्चुअल में इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है ना, एन और एस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। नहीं, इफेक्टिव लेंथ एन और एस के बीच की डिस्टेंस होती है। एन हमेशा इस एंड से थोड़ा सा अंदर होता है, इसी तरह से एस भी थोड़ा सा अंदर होता है। एक तो होगी इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ और एक होगी इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ हमेशा ज्योमेट्रिकल लेंथ की 5/6 पार्ट होती है। द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड एस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट, ठीक है। और इट इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट, ठीक है ना। इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं अपन इफेक्टिव लेंथ को, एन और एस के बीच की
टोटल ज्योमेट्रिकल लेंथ की 5/6, मैंने जैसे टोटल लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ L है इसकी, तो स्मॉल l का फॉर्मूला होगा 5/6 इनटू कैपिटल L, बट जनरली इसको अपन L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट क्या लिखोगे, द लेंथ बिटवीन N and S is called effective length of a bar magnet. It is equal to 5/6 times of geometrical length of a bar magnet. ठीक है ना, बहुत सिंपल है, इसको मीटर में मेजर करते हैं, सारा कुछ वही है, इफेक्टिव लेंथ भी होगी। तो थर्ड सेकंड डेफिनेशन आपको इस तरह से लिखनी है। थर्ड आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो मैग्नेटिक मेरिडियन समझो क्या होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन सुना होगा आपने, जो बार मैग्नेट होती है, एक बार मैग्नेट के N और इसको आपने बोला S, बार मैग्नेट के वर्टिकल प्लेन को, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। The imaginary vertical plane of a bar magnet is called magnetic meridian. किताब से एक डेफिनेशन लिखनी है। The imaginary vertical plane of a bar magnet is called magnetic meridian. इसको अपन magnetic meridian बोलेंगे। ठीक है ना, जो वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन होता है बार मैग्नेट, जैसे सपोज एक्स एक्सिस में रखा होगा, इसका वर्टिकल प्लेन वाई एक्सिस में होगा, और वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन को ही हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देते हैं। फोर्थ आपकी जो डेफिनेशन है वो है पॉल स्ट्रेंथ। जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। पॉल स्ट्रेंथ, ये आपकी अच्छी डेफिनेशन है। अट्रैक्शन पावर टू या अट्रैक्टिंग पावर, बस यही काम किया है, बाकी तो सब डीवीसी है, इनमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अट्रैक्टिंग पावर टू मैग्नेटिक सब्सटेंस by magnetic poles of a magnet, by magnetic poles of a magnet is called Paul strength। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं अपन। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पॉल स्ट्रेंथ स्मॉल एम इज एम्पियर मीटर। यूनिट भी ध्यान में रखनी है अपने, यूनिट होती है एम्पियर मीटर। डेफिनेशन, अट्रैक्टिंग पावर मैग्नेटिक सब्सटेंस, अट्रैक्टिंग पावर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय अ मैग्नेटिक पोल्स। जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि N की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे और इसकी माइनस m से, और इसी पे डिपेंड करेगा कि वो सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस स्मॉल m जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक सब्सटेंस को। ठीक है, तो ये जो एक अट्रैक्टिंग पावर होती है, ये आपकी क्या होती है, अट्रैक्टिंग पावर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है ना, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट एम्पियर मीटर होती है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ डेफिनेशन। और फिफ्थ आपका है कूलम्स लॉ फॉर फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है ना, ये देखो कूलम्स लॉ के जैसे ही हम फिर पढ़ेंगे यहाँ पे। फिफ्थ डेफिनेशन, कूलम्स लॉ फॉर force between two magnet। देखो हमें ये पता है कि दो मैग्नेट N और S अगर हम पास कुछ डिस्टेंस में रखते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लिखते हैं, N एंड S के बीच रिपल्सन फोर्स लिखते हैं। आपने दो मैग्नेट ले लिए सपोज N S, इसकी मैं बोलूं कि सपोज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल m m1,
ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं m1, और दूसरी जो मैग्नेट है वो इससे r डिस्टेंस पे रखी है, ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r लेंगे। दूसरी जो मैग्नेट है उसमें अपन ने सपोज n और फिर s, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m2 मान ली। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m1 m2 दोनों के बीच के डिस्टेंस स्मॉल r, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फोर्स कैलकुलेट करना है, कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2, इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा बोला जाएगा कि ये जो फोर्स है वो बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। ये सेम कूलम्ब्स लॉ के जैसे ही है, वहां चार्ज की बात होती है, यहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात होती है। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लेते हैं k, देन F इक्वल्स टू k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है वो लिखी जाती है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फ्री स्पेस में, ठीक है ना, और चार्ज वाले केस में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन f की वैल्यू आ गई आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया दो मैग्नेट के बीच। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर m1 m2 की वैल्यू 1 हो, 1 एम्पियर मीटर, r की वैल्यू भी 1 हो, if m1 equals to m2 equals to 1 ampere meter और r equals to 1 meter, then f equals to mu naught upon 4 pi। mu naught की वैल्यू 4 pi 10 to the power -7। इस सिचुएशन में f हो गया आपके पास 4 pi 10 to the power -7 upon 4 pi। 4 pi से 4 pi कट गया, f की वैल्यू आ गई 10 to the power -7 न्यूटन। इस तरह से हम इस फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने फिफ्थ डेफिनेशन या फिफ्थ कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला डेराइव किया और दो मैग्नेट के बीच फोर्स कैलकुलेट किया इस तरह से, ठीक है ना, सिंपल था। अब बात करते हैं अपन बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट बोलो उसको, या उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो, ठीक है ना। अपना छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, सारी पढ़नी है, सब लिखनी है। प्रॉपर्टीज आप चाहे केवल देख लेना, मत लिखना, बट ये डेफिनेशन सारी जरूर लिखनी है। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसके बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके पहले। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसको भी हम डिफाइन करेंगे और मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में भी बात करेंगे। जो बार मैग्नेट होता है बेटा उसी को मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं अपन। जो एक बार मैग्नेट होता है वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है, जिसमें दो पोल एन पोल और एस पोल। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपने स्मॉल m और इसकी माइनस स्मॉल m, और इसकी इफेक्टिव लेंथ को L से डिनोट कर देते हैं। इफेक्टिव लेंथ, इसको मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? माइनस q प्लस q बीच के डिस्टेंस ट्वाइस है इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस m प्लस m बीच की डिस्टेंस l या इफेक्टिव लेंथ l, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। वैसा ही कुछ लॉजिक है सेम, तो डाइपोल में कोई समस्या नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल देते हैं इसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो इसकी डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे वहां पढ़ते थे ना वैसे यहां पढ़ेंगे। वहां फॉर्मूला होता था q इनटू ट्वाइस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p वेक्टर से डिनोट करते थे, q इनटू ट्वाइस है। यहां लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ a pole, magnitude of either pole, magnitude of magnetic strength of either pole multiply effective length is called magnetic dipole moment. Definition लिख लो पहले। The product of magnitude of magnetic strength of either pole and the product of magnitude of magnetic strength of either pole and effective length is called magnetic dipole moment.
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम m वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्या होगा फॉर्मूला इस डेफिनेशन के हिसाब से, m वेक्टर इक्वल्स टू स्मॉल m इनटू l वेक्टर। देखो इफेक्टिव लेंथ आपने l से डिनोट किया, स्मॉल m तो एक स्केलर क्वांटिटी होगी एम्पियर मीटर, और l जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या पॉल स्ट्रेंथ बोल देते हैं उसको, एक ही बात है, स्मॉल m इनटू l वेक्टर। ठीक है, यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ m वेक्टर इज, स्मॉल m की यूनिट लिखी थी आपने एम्पियर मीटर, l की मीटर तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर इज ऑलवेज, जैसे p वेक्टर की डायरेक्शन -q2 प्लस q होती थी, वैसे m वेक्टर की डायरेक्शन इज ऑलवेज s to n, s से n की तरफ होगी, s to n होगी। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो इसके कुछ केसेस की बात करते हैं, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। फर्स्ट, एक बार मैग्नेट थी, इसको मैंने दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, ये n था, ये s था, इसकी पॉल स्ट्रेंथ m, इसकी वजह से -m होती है तो -m लिखती है। मैंने इसको बीच में से ऐसे दो बार ब्रेक कर लिया, हाफ हाफ कर लिया। क्या पॉल स्ट्रेंथ चेंज होगी या लेंथ चेंज होगी? पॉल स्ट्रेंथ वही रहेगी, लेंथ हाफ होगी। टोटल लेंथ पहले l थी, इफेक्टिव लेंथ कितनी थी l। अब जैसे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो लेंथ जो है ना वो तो हाफ हो जाएगी, l/2 बट ये m तो ये -m, ये m और ये माइनस, ऐसे देखनी है आपको। अब इस सिचुएशन में आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा और इसके लिए कितना होगा। इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यही होगा। इस केस में अगर मैं m वेक्टर की बात करूं तो स्मॉल m इनटू l वेक्टर, या मैग्नीट्यूड लिख लो ml होगा, कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल ml। इस केस में पूछूं मैं आपसे तो m1 बोलो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो कितना होगा, m इनटू l/2। स्मॉल ml को कैपिटल M लिखेंगे, मतलब हाफ हो गया डाइपोल मोमेंट m/2। ऐसे ही इस वाले केस में m2 इक्वल्स टू ml/2 या m2 इक्वल्स टू m/2। इस केस में डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा। अगर इसको बीच में से ऐसे ब्रेक करते हो, ठीक है ना, वर्टिकली ब्रेक करते हो, तो पॉल स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हाफ हो जाएगा पहले का। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में मैंने क्या किया, इसको लेंथ के अक्रॉस डिवाइड किया। सेकंड केस में मैंने क्या किया, यही डायग्राम था सेम, इसको लेंथ में ब्रेक किया ऐसे दो पार्ट्स में, लेंथ उतनी रखी, ऐसे हाफ कर लिया। लेंथ l ही है आपकी दोनों केस में। अगर लेंथ में डिवाइड कर रहे हो तो पॉल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, ये m/2 तो ये -m/2, ये n था ये s, ठीक है ना, ये भी m/2 ये -m/2। मैं आपसे पूछूं बताओ m1 कितना होगा, आप लिखोगे सर पॉल स्ट्रेंथ m/2 इनटू इफेक्टिव लेंथ है, ml को कैपिटल M बोला तो m1 कितना हो गया m/2। इस केस में भी आपकी जो डाइपोल मोमेंट है वो हाफ होगी। सेकंड वाले केस में m2 इक्वल्स टू पॉल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड किसी एक का ले लो m/2, इफेक्टिव लेंथ उतनी है, m2 कितना लिखा जाएगा, ml को आप कैपिटल M लिख रहे हो तो m/2। ये सेकंड वाले केस में भी उतना ही होगा, ठीक है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस थर्ड, मैंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को सेमी सर्कल बना दिया, मोड़ दिया। यह n था, पॉल स्ट्रेंथ m, और ये आपका s पॉल स्ट्रेंथ -m। r रेडियस में इसको टोटल लेंथ l थी, इसको r रेडियस में, तो ये टोटल डिस्टेंस n और s के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2r। अब अगर आपसे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछे तो m इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पॉल स्मॉल m, इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस r। फॉर्मूला आ गया। बट अगर मैं r को l के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये जो सेमी स्फीयर है इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, पाई स्मॉल r, जो किसके इक्वल होनी चाहिए, टोटल लेंथ के। भाई इसी को तो आपने मोड़ा है ऐसे l के इक्वल। यहां से अगर r की वैल्यू सॉल्व करना चाहो तो l/पाई, ये वैल्यू आप यहां पुट कर लो तो कैपिटल M इक्वल्स टू m
ट्वाइस एल अपॉन पाई। m इंटू एल को कैपिटल M लिखेंगे तो कैपिटल या सॉरी m डैश लिख लो इसको, m डैश इक्वल्स टू हो गया कैपिटल M ट्वाइस m अपॉन पाई, ये फॉर्मूला है ट्वाइस कैपिटल M अपॉन पाई। ml को इस कैपिटल M लिख दिया, m डैश जो नई आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी वो इतनी होगी इस सिचुएशन में। अगर आप एक बार मैग्नेट को मोड़ के सेमी सर्कल बना लेते हो तो उस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इतना होगा। ठीक है, इसका लास्ट केस देखो बेटा, ये केस और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मैंने ऐसे बोला कि दो मैग्नेट, ठीक है ना, एक बोल दिया मैंने कि सपोज एक मैग्नेट ऐसे रखी हुई, ये एस पोल और ये इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल m1, या मैं बोलूं कि ये इस डायरेक्शन, इसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1 है। दूसरा इधर रखा हुआ है थीटा कोण पे, ये s पोल और ये n पोल, इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m2 है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। अब आपसे पूछा गया है कि भैया ये फोर्थ केस लिख लेना, ये आपका फोर्थ केस हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का रिजल्टिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलो तो डायरेक्ट वेक्टर एडिशन, इस डायरेक्शन में होगा m और m का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 cos थीटा, बिकॉज़ m इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर एडिशन करना होगा। ठीक है ना, एक मैग्नेट इधर रखा था, दूसरा मैग्नेट थीटा एंगल पे रखा था, दोनों के डायपोल मोमेंट m1 m2 थे, अलग-अलग थीटा एंगल पे थे, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, दोनों का इतना होगा। ठीक है बेटा, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।